हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अब्बास नकवी और आज मैं आपके लिए 10 से भी कम स्लाइड्स में कोशिश करूंगा कि एक कैनेडियन डेंटल प्रोसेस को समराइज करना, उसके बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने हाईलाइट करके कैसे एक कम टाइम में आपको एक बिगर पिक्चर एनालिसिस या रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कॉकपिट में बैठा हूं और ये जहाज लैंड करने जा रहा है। जहाज की एक खिड़की में आपको डेंटल ऑफिस नजर आ रहा है और दूसरी खिड़की में आपको टोरंटो नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इस डिस्कशन का टाइटल है कैनेडियन डेंटल लैंडिंग, प्लानिंग योर अप्रोच, यानी कि आपको लैंडिंग से पहले किस तरह प्लान करना है। सिर्फ लैंडिंग से पहले नहीं, लैंडिंग के बाद की भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में कवर करना चाहूँगा। लैंग्वेज में इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू हिंदी में रखें ताकि इसको समझने में कुछ लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम क्रिएट करेंगे, वो भी आप देख सकेंगे अगर आपको आप चाहें तो इस कॉकपिट के अंदर हमारे पास क्या क्या मसले मसाइल है। वीजे के हैं, इक्विवेलेंसी, कोचिंग, एडमिशन, सोशल लाइफ, फाइनेंसिंग, एनडीबी में क्या होता है, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, डेंटल जॉब के बारे में, एडवांस प्लेसमेंट। लेकिन बेसिक में मोटे मोटे 2-3 सब्जेक्ट्स इसके ऊपर टच करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोचिंग द प्रोसेस। दो चीजों के बारे में आपको जहन में रखना है कि स्टेटस वर्सेस प्रोफेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये आप दो चीजें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेफ्ट पे आपके आपके राइट पे स्टेटस, और नहीं आपके लेफ्ट पे स्टेटस वर्सेस प्रोफेशनल इंटीग्रेशन। ये दो अलग प्रोसेसेस हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, ये देखें लेफ्ट और राइट पे दो प्रोसेसेस आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस आपके स्टेटस से ताल्लुक रखता है कि आप इमिग्रेशन करके आ रहे हैं, आप विजिट पे आ रहे हैं, आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जो कि बहुत ही लेस लाइकली होता है, या आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं या स्टडी वीजा पे आ रहे हैं। राइट साइड पे आपके प्रोफेशनल इंटीग्रेशन का एस्पेक्ट है, यानी कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है या कोई एलाइड करियर में आपने परमानेंटली चले जाना है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, बट नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसका नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखें तो देखें हर कनाडा आने वाले का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पीआर और पीआर के जरिए सिटीजनशिप, जाहिर बात यही होता है। तो लेकिन आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे देखें तो देखें पीआर पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप इमिग्रेशन से आते हैं तो आप डायरेक्ट एज ए लैंडेड पीआर होते हैं, जबकि अगर आप स्टूडेंट के रास्ते से आए, स्टडी के रास्ते से आए, तो बीच में आपको वर्क परमिट का एक स्टेज आता है, फिर इवेंचुअली वो पीआर पे लीड करता है। इसी तरह अगर आप विजिटर पे आए तो आप आके एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे किसी कॉलेज में, अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं स्टूडेंट से विजिटर से स्टूडेंट, और फिर इवेंचुअली स्टूडेंट के बाद वर्क परमिट और उसके बाद पीआर। तो ये तो आपका स्टेटस से रिलेटेड हो गया। अब जो आपका प्रोफेशनल इंटीग्रेशन, ये कंप्लीटली सेपरेट प्रोसेस है, इसका आपके स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं, एक्सेप्ट जब आप एडवांस प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो आपको पीआर होना जरूरी है। अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम जो हैं वो एज अ विजिटर भी दे सकते हैं, एज एन इमिग्रेंट तो जाहिर बात है आप दे ही सकते हैं, और एज अ स्टूडेंट भी अगर आप हैं यहाँ पे तो आप इक्विवेलेंसी प्रोसेस के एग्जाम्स दे सकते हैं। ये तो हो गई लेफ्ट साइड। अब आप राइट साइड पे देखें कि आपके पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जाना है या परमानेंट ऑल्टरनेट करियर में जाना है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको एनडीबी की प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ये प्रोसेस तकरीबन 1 साल लेता है, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंटली एग्जाम्स आप देख रहे हैं कि एएफके भी देना है आपको। एएफके चाहे आप इक्विवेलेंसी परस्यू करें या डीडीएस परस्यू करें, एएफके आपके लिए देना जरूरी है। इस दौरान, इस एग्जाम्स के दौरान आप चाहें तो एक टेम्पररी अलाइड करियर चूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये ज्यादा हैवी ड्यूटी ना हो। बहुत सारे मौकों पे लोग डेंटल हाइजीन की बात करते हैं। डेंटल हाइजीन थोड़ा सा ज्यादा कमिटमेंट, थोड़ा हैवी ड्यूटी सी कमिटमेंट है, तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें साल 1.5 साल कम अज कम और मैक्सिमम 3 इयर्स आपको पढ़ने में लग सकते हैं। उसमें कुछ 25-30 हज़ार डॉलर आपके खर्च होंगे पढ़ाई में, फिर आप कब उसको रिकवर करेंगे? पढ़ाई बहुत हेक्टिक है, लॉन्ग डेज होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा रेकमेंडेड रास्ता नहीं है।
दूसरे जो थोड़े लाइट ड्यूटी काम है, असिस्टिंग हो गए या ऑफिस एडमिन हो गया, ये फिर भी बेहतर है। ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, ये पाथवेज थोड़े से रिकमेंडेड इसलिए भी है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, और इसमें ट्रांजिशन जो है वो आपका ज्यादा आसानी से हो सकता है इन एंड आउट ऑफ दिस टेम्पररी अलाइड करियर। ठीक है, ये एक पहला मेजर कॉन्सेप्ट स्टेटस वर्सेस प्रोफेशनल इंटीग्रेशन का हो गया। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि हम ज्यादातर आज बात जो है वो आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के बारे में करेंगे। अब हम क्लिनिकल पाथवे की बात करते हैं कि इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एग्जाम के जरिए यानी कि इक्विवेलेंसी प्रोसेस और स्कूलिंग के जरिए। उसमें भी एक आधा एग्जाम इन्वॉल्व है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंसी प्रोसेस परस्यू करें या जो स्पेशलिस्ट हैं वो अक्सर पूछते हैं डिस्की के बारे में, लेकिन मैं राइट ऑफ द बैट एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई बहुत अच्छा, बहुत डिपेंडेबल, बहुत स्टेबल, बहुत प्रेडिक्टेबल रास्ता नहीं है। देयरफॉर तमाम स्पेशलिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस करें कि आप इक्विवेलेंसी प्रोसेस के थ्रू लाइसेंसिंग में आए, और उसके बाद आप अपनी चाहें तो अपनी प्रैक्टिस लिमिट कर लें, अपनी स्पेशलिटी, अपनी पसंद की स्पेशलिटी, या चाहे तो बाद में कोशिश कर लें अपने, जब आपके पाँव जम जाएं उसके बाद आप डिस्की या दूसरे रास्तों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन राइट ऑफ द बैट डिस्की के बारे में सोचना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर है। आप अपने साथ शायद अनफेयर हो। दूसरे स्कूलिंग के रास्ते हैं जिसमें एडवांस प्लेसमेंट DDS है, जिसमें मास्टर्स लीडिंग टू PhD एंड स्पेशलाइजेशन, वो वाले ऑप्शंस भी हैं। जब आप इक्विवेलेंसी प्रोसेस के जरिए गुजरते हैं तो बेसिकली आप एक जनरल प्रैक्टिशनर कहलाते हैं, लेकिन उस जनरल प्रैक्टिस में आप अपनी प्रैक्टिस लिमिट कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी तक। अगर आप एंडोडोंटिस्ट हैं तो आप लाइसेंस एक्वायर करने के बाद आप अपने आप को सिर्फ एंडोडोंटिक केसेस के लिए अवेलेबल रख सकते हैं। और डिस्की के बाद तो जाहिर बात है स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये कोई रिलायबल, स्टेबल, प्रेडिक्टेबल रास्ता नहीं है। स्कूलिंग की तरफ आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह कहाँ पे कंक्लूड होते हैं। आप AFK के बाद अगर DDS में एडवांस प्लेसमेंट के जरिए जाते हैं तो भी आप जनरल प्रैक्टिशनर, यानी कि आप अगर ये वाला पहला ऑप्शन इक्विवेलेंसी प्रोसेस के बाद वाला देखें और DDS के बाद वाला देखें तो ये दोनों बराबर ही हो जाते हैं बाद में। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो जॉब मार्केट की वैल्यू में। नहीं, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये बात जहन से निकाल दें। फिर आप मास्टर्स, PhD और स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। सिर्फ मास्टर्स जो है, अगेन ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मास्टर्स करके आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मास्टर्स जो है ये कोई मंजिल नहीं है, ये सिर्फ रास्ता है जो कि PhD या स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए अगर आपको परस्यू करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप डिसाइड करेंगे। ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड एक्सपैंड करती है अलाइड करियर्स वाले एस्पेक्ट को, कि अलाइड करियर्स में जो है वो आपको क्या ऑप्शंस हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 ऑप्शंस इस स्लाइड में आपके पास अलाइड करियर्स के हैं। डेंटल असिस्टिंग का ऑप्शन है, डेंटल हाइजीन का ऑप्शन है, ऑफिस एडमिन का है, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का है, डेंचरिज्म का है, डेंटल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर, डेंटल ऑफिस मैनेजर, डेंटल पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग। 10 ऑप्शन कम अज कम डेंटिस्ट्री में रहते हुए आपके पास ये 10 ऑप्शन है। पाथ वाला जो रो है वो आपको बताता है कि इसमें आपको पढ़ना कहाँ से होगा। जैसे सर्टिफाइड डेंटल असिस्टेंट बनना है तो आपको कम्युनिटी या प्राइवेट करियर कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हैं। हाइजीन के लिए भी ऐसा ही है। असिस्टिंग में हार्प का भी सर्टिफिकेट लेके सिर्फ काम मिल सकता है, और दो लोग प्रेफर करते हैं कि सर्टिफाइड असिस्टेंट हो, ट्रेंड हो। लेकिन हार्प में चूंकि आप रेडियोग्राफ ले सकते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से वो रिक्वायरमेंट है। डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्सेज हैं, अच्छा, लेकिन ये रेगुलेटेड फील्ड नहीं है। बगैर पढ़े भी लोगों को डेंटल लैब में काम मिल जाता है। डेंचरिज्म रेगुलेटेड फील्ड है, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब जो दूसरे पार्ट्स हैं ये ऑप्शनल स्टडी वाले हैं। ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर है ऑप्शनल स्टडी, ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस एडमिन है। ये रेगुलेटेड फील्ड्स नहीं है, इसमें आप
अपने स्किल्स के, नॉलेज के थोड़ा बहुत शॉर्ट कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज लेके आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी बेस्ड एजुकेशन होती है मोस्टली, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स इसका इवेंचुअल वो होता है स्कोप, लेकिन आपको पता है कि कनाडा में जिस तरह यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, उसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स और वो अपॉर्चुनिटीज भी कम है। कनाडा इज मोस्टली लार्जली स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जॉब्स स्पेशली पब्लिक सेक्टर में बहुत महदूद होते हैं, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ का स्कोप कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, अनलेस कि अगेन मास्टर्स की तरह आप उसे रास्ते के तौर पे यूज करके कहीं और ले जाना चाहें तो। और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी डेफिनेटली ऑप्शनल वो स्टडी है, पढ़ लें तो अच्छा है। नेटवर्किंग हो जाती है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उन सब्जेक्ट्स के समझ में आ जाते हैं। इनमें से, इन सारे रोल्स में से जो आपको पहली रो में, रोल वाली रो में नजर आ रहे हैं, आप जो भी पाथ चूज करेंगे, इसमें आपको अगर इवेंचुअली आप इसको टेम्पररी करियर के तौर पे ले रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको डीडीएस के एडमिशन में लेवरेज मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो बैकग्राउंड, जो नॉलेज, जो कम्युनिकेशन आपने एक्वायर की होगी इस प्रोसेस में, वो आपको एडवांस प्लेसमेंट की एडमिशन में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। लास्ट रो जो है वो रेगुलेशन के बारे में है। इसमें मोस्टली जो रोल्स हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट डेंटल असिस्टिंग पार्शली रेगुलेटेड है, हाइजीन डेफिनेटली रेगुलेटेड है, और डेंचरिज्म भी रेगुलेटेड फील्ड है। उसके अलावा कोई एज कोई रेगुलेटेड फील्ड नहीं है। तो ये बात होगी अलाइड करियर्स के बारे में। अब एक आपको मैं कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक तो फाइनेंशियल कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ इक्विवेलेंसी प्रोसेस और यूनिवर्सिटी एडवांस प्लेसमेंट प्रोसेस की, और दूसरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ इक्विवेलेंसी और एडवांस प्लेसमेंट। ये बहुत कॉमन सवाल है, मगर ये स्लाइड जो है बिल्कुल क्लियरली आपको इन सवालों के जवाब दे देगी। तो अब आप पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे अपनी स्क्रीन के कि फाइनेंशियल डिफरेंस क्या है और टाइमिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला कॉलम आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट लाइसेंसिंग यानी इक्विवेलेंसी प्रोसेस का है, और दूसरा कॉलम जो है वो यूनिवर्सिटी पाथवे का। पहले दो स्टेप्स प्रोफाइल और एएफ के दोनों के सेम है, दोनों की कॉस्ट भी सेम है। थर्ड स्टेज पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इक्विवेलेंसी प्रोसेस जो आप लाइट ग्रीन में देख रहे हैं, इसमें कैंडिडेट्स एसीजे असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट का एग्जाम लिखते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो आपका यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बेंच टेस्ट की तैयारी करते हैं। थर्ड स्टेप पे इक्विवेलेंसी प्रोसेस वाले एसीएस की तैयारी करते हैं, उसकी आप फी देख सकते हैं, एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस, और आईडैप के प्रोग्राम का भी आप एक्सपेंस देख सकते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे तमाम लोग ऑस्की और रिटन का एग्जाम देते हैं, और उसके बाद दोनों बराबर हो जाते हैं फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। टोटल कॉस्ट डेफिनेटली बहुत फर्क है। इक्विवेलेंसी प्रोसेस आपको मैक्सिमम $50,000 कॉस्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years, जबकि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो $250,000 to $350,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years कॉस्ट करता है। तो इन फैक्टर्स के बेस पे आप देख के अपना डिसीजन लीजिए। दूसरी तरफ आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विवेलेंसी प्रोसेस वर्सेस एडवांस प्लेसमेंट। इक्विवेलेंसी प्रोसेस जो है वो सिर्फ कनाडा के लिए वैलिड है, और एडवांस प्लेसमेंट जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इक्विवेलेंसी प्रोसेस की ओवरऑल कॉस्ट कम है, और एडवांस प्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है। जो आप 13,000 का फिगर आप ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम की फीस है, वन टाइम एग्जाम फी है, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स नहीं लेते हैं, सारी तैयारी खुद से करते हैं, जो कि अनलाइकली और अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक है, लेकिन ऑप्शनल है बाहर, तो 13 to 50 इसकी वो रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि 13,000 सिर्फ एग्जाम की फी है। और ये हो गया फाइनेंशियल कंपैरिजन। इक्विवेलेंसी प्रोसेस 9 से 18 महीने में भी कुछ लोग खत्म कर लेते हैं, जो कि इसको बहुत मेटिकुलसली प्रॉपर्ली लेके चलते हैं। और जब एडवांस प्लेसमेंट जो है वो आप ये 3 से 5 साल, आप इससे पहले जाहिर बात है यूनिवर्सिटी से निकल नहीं सकते, तो उसमें जो टाइम लगना है वो तो लगेगा। इक्विवेलेंसी प्रोसेस में यूजुअली दो चीजें, एक सक्सेस रेट जो है ना इस प्रोसेस का, तकरीबन 60 to 65% सक्सेस रेट है, और 35
to 40% people may never complete, है ना, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, स्टैटिस्टिकली ड्रिवन सिस्टम है, एनडीबी ने सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह किया है कि इसमें से कुछ लोगों को फिल्टर आउट किया जाए। और जबकि अगर आप इक्विवेलेंसी के बजाय आप एडवांस प्लेसमेंट में एंटर हो जाते हैं तो फिर कंप्लीशन इज ऑलमोस्ट गारंटीड। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, इक्विवेलेंसी प्रोसेस की अपॉर्चुनिटी विंडो जो है वो थोड़ी ज्यादा ब्रॉड है। तकरीबन 300 से के लगभग लोग हर साल 2020 को हम शामिल नहीं कर रहे, ऑन एन एवरेज इस प्रोसेस को खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इससे एग्जिट करके कैनेडियन वर्कफोर्स में एंटर होते हैं एज क्वालिफाइड सर्टिफाइड लाइसेंस्ड डेंटिस्ट। जबकि एडवांस प्लेसमेंट में सिर्फ साल में 80 से 90 लोगों को एडमिशन मिलता है अप्रोक्सीमेटली। तो हमने बात की पहले, सबसे पहले हमने स्टेटस और प्रोफेशनल इंटीग्रेशन का कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑल्टरनेट करियर्स को, जो कि टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। थर्ड स्टेज पे हमने कंपेयर किया फाइनेंशियली और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इक्विवेलेंसी और एडवांस प्लेसमेंट को। और अब हम बात करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे बता सकते हैं अगर आप कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं। यूजुअली लोग कनाडा आने के बाद एनडीबी प्रोफाइल बनाते हैं, एग्जाम एनरोल करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपका अगर आने का इरादा हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, अप्रूवल्स आ गए हैं, आप अपनी एनडीबी प्रोफाइल सबसे पहले बना लें। एग्जाम एनरोलमेंट आजकल थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि एग्जाम एनरोलमेंट और स्टडी का प्रोसेस जो है बिफोर हैंड स्टार्ट कर दें। और ट्रैवल करें, बिल्कुल एग्जाम के जितने करीब हो सकता है ट्रैवल करें, और उसके बाद एग्जाम। ये ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट टू योर इंडिविजुअल पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज जस्ट अ टिप। द बेसिक आइडिया इज स्पेसिफिक्स, ज़ाहिर बात है हर चीज कंप्लीट कंट्रोल में नहीं होती इंसान के, लेकिन अगर आप स्टडी और अपना पेपर वर्क जितना पहले स्टार्ट कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर है। बीच में यू कैन थ्रो इन अ टेम्पररी अलाइड करियर in your plan if you पास रेट और सक्सेस रेट का कॉन्सेप्ट, ये लास्ट मेजर पॉइंट है आज की कॉन्वर्सेशन का। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यूजुअली लोग एग्जाम का पास रेट देखते हैं 45%, 40%, 35%, और इससे वो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेल्युएट करते हैं। जबकि मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर बहुत तवज्जो देंगे। ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इनका एग्जाम पास रेट और आपका प्रोसेस का सक्सेस रेट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। रादर एग्जाम पास रेट एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए आप ये चार्ट रेफर करें, ये बहुत जरूरी चार्ट है समझना कि अगर 100 लोग एएफ के एग्जाम देना शुरू करते हैं तो उसमें से 46 लोग पास होंगे, 46% की पास रेट होता है। 54% को मैं कहता हूँ डिड नॉट पास, डीएनपी, मैं भी उसको फेल नहीं कह रहा। DNP means did not pass. So 54 people did not pass on their first attempt. ये 54 people second attempt देंगे। इस दफा इस सेगमेंट में इनका पास रेट थोड़ा सा बेहतर होगा क्योंकि ये सेकंड टाइम दे रहे हैं और ये एनडीबी के स्टैट्स भी इस चीज को कंफर्म करते हैं। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 50% लेंगे। अब उसमें 27 लोग पास होंगे, 27 अगेन डिड नॉट पास। आई एम नॉट कॉलिंग देम फेल येट। तो ये 27 जब थर्ड टाइम अटेम्प्ट देंगे तो उसमें तकरीबन 16 लोग, इसमें से पासिंग रेट थोड़ा सा और बढ़ेगा क्योंकि ये इनकी थर्ड अटेम्प्ट है। 16 लोग पास होंगे और तकरीबन 11 लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे। Therefore, आपका probability of passing AFK is about 89%. ये बॉल पार्क फिगर्स हैं, 85 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, बट आपको आइडिया देने के लिए तकरीबन 89 to 90% आपका प्रोबेबिलिटी पासिंग है। सिमिलरली यही साइकिल आप ACJ और ACS में रिपीट करें तो एट द एंड ऑफ द डे 60 to 65% ऑफ पीपल विल एंड अप कंप्लीटिंग द इक्विवेलेंसी प्रोसेस और 35 to 40% जो है वो इसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। और इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो अपने आप को ऑल्टरनेट करियर्स में कनाडा में एडजस्ट करें या दूसरे रास्ते देखें। सो
साइड में हम डायडैक्टिक और क्लिनिकल दोनों कोर्सेज ऑफर करते हैं, AFK ACJ, और डायडैक्टिक में और क्लिनिकल में बेंच टेस्ट और ACS, जो कि ऑनलाइन और इन क्लास दोनों तरह से कंडक्ट होता है। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.sideonline.ca, ईमेल एड्रेस आपके सामने है, फ़ोन नंबर है, फेसबुक पे रीच करना चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मुझे पर्सनली फेसबुक पे मेरे पेज पे जाना चाहते हैं, यूट्यूब के थ्रू हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक्डइन पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस जरिए से भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये वीडियो आपके प्लानिंग प्रोसेस में मददगार साबित होगी। अगर आपके पास जहन में और कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।